hello everyone, welcome to my YouTube channel Doubt Eraser. I am Atul Gupta, pass out student from Delhi University. So on this channel you will get all information related to DU and HL colleges, question and answer in easy language available for BA courses only. Tips and tricks for exam preparation are available here. हाँ जी, तो हेलो एवरीवन। तो जो आज का टॉपिक है वो है एफआईआर, प्रक्रिया और प्रावधान। यानी कि एफआईआर दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस, और उसके क्या प्रावधान है मुख्य। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। और ये आज आपका जो ये टॉपिक है, ये आपका एक सब्जेक्ट है योर लॉ योर राइट, यानी कि आपके कानून आपके अधिकार। तो उसमें से एक टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता पेपर में। तो मैं यहाँ पे जो मैंने ये कॉन्टैक्ट है मेरा जो कंटेंट है ये असाइनमेंट के लिए भी है और पेपर के लिए भी। ठीक है, तो दोनों के लिए ये। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो टॉपिक है प्रथम सूचना रिपोर्ट व इसको दर्ज करने की प्रक्रिया। तो भूमिका पढ़ते पहले इंट्रोडक्शन। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लिखित दस्तावेज है जो तब तैयार किया जाता है जब पुलिस को पहली बार किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये एफआईआर की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो ये बेसिकली 3 लाइन है, ये एक तरह से आप मान डेफिनेशन है एफआईआर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफआईआर को हिंदी में प्राथमिकी भी कहते हैं, जो कि दंड संहिता की धारा 154 से निकल कर आती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत इसे संज्ञेय मामलों की इत्तिला कहा गया है, यानी कि संज्ञेय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। तो यहाँ पे जो आपराधिक मामले होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध वह है जहाँ पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार है और वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकता है। और वहीं इसके विपरीत असंज्ञेय अपराध में पुलिस को जांच के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए होता है और गिरफ्तारी के लिए वारंट। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अतः एक आपराधिक मामला पहली सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज कराने से शुरू होता है। ये आपराधिक कार्यवाही में पहला चरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफआईआर दर्ज करते समय महत्वपूर्ण बातें। एफआईआर तुरंत दर्ज की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई देरी है तो तहरीर में इसका उल्लेख करना चाहिए। तहरीर यानी किसी लिखित दस्तावेज में इसका उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, तो एफआईआर में घटना से संबंधित निम्नलिखित जानकारियाँ होनी चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कौन कौन सी जानकारियाँ एक एफआईआर में होनी चाहिए, यानी कि डिटेल्स क्या होनी चाहिए एफआईआर में। तो पहला, आप किस जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं। दूसरा, पीड़ित पीड़िता का नाम। अपराध किसके खिलाफ किया गया है, पीड़ित शिकायत करता है, यानी कि दोनों सेम ही है ऊपर नीचे वाला। अपराध का समय, तारीख व समय। अपराध कहाँ हुआ, विशेष स्थान, इलाका, क्षेत्र। शिकायतकर्ता का पता। क्या कोई गवाह थे, यानी कि चश्मदीद वगैरह। अपराध स्थल पर क्या निशान थे, हथियार या साक्ष्य कुछ। क्या नुकसान हुआ, पैसा, कीमती संपत्ति, भौतिक क्षति आदि। ये उपयुक्त सारी जानकारियाँ होना आवश्यक है किसी एफआईआर में। साथ ही शिकायत दर्ज या लिखने के पश्चात आपको दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। कानून आपको अपने रिकॉर्ड के लिए इसकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार बगैर किसी शुल्क के देता है, यानी कि आप एफआईआर की कॉपी भी ले जा सकते हैं थाने से। अतः एफआईआर दर्ज कराते समय आपको कोई भी गलत जानकारी या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बताना चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 203 के तहत इसके लिए आप पर कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि हम सबको पता है कि कुछ भी बताते हैं हम पुलिस वालों को तो सत्य घटना बताएं, मतलब सत्य तथ्य बताएं सबको। ठीक है, वरना हमारे लिए ही नुकसानदेह है वो चीज़। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एफआईआर दर्ज करने और कराने की प्रक्रिया, यानी कि एफआईआर कैसे दर्ज करें। तो अन्वेषण का प्रथम चरण, धारा 154 के अनुसार प्राथमिकी
उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी जिसे मामले में अन्वेषण करने की शक्ति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभिलिखित करता है जिसे मामले में अन्वेषण करने की शक्ति है, यानी कि जिसके पास पावर है। भारसाधक अधिकारी अपराध के मामले की तह में जाने से पूर्व प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर लिख लेता है, जिसमें पीड़ित का नाम, पता, घटनास्थल की सूचना इत्यादि जैसे सभी महत्वपूर्ण जानकारियां लिखित होती हैं। यानी कि वही जो मैंने अभी पीछे पॉइंट बताए थे कि क्या क्या एफआईआर में होनी चाहिए डिटेल्स, वो सारी लिख लेता है वो पहले। यदि इत्तिला यानी कि एफआईआर लिखित रूप में दी गई है तो उसे उपयुक्त रीति से लेखबद्ध किया जाएगा तथा उस पर इत्तिला देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। अतः जहाँ मौखिक इत्तिला दी गई फिर उसे लेखबद्ध की गई हो तो उस इत्तिला को फिर शिकायतकर्ता को सुनाया जाता है तथा इत्तिला देने वाले व्यक्ति को एफआईआर की प्रतिलिपि यानी कॉपी मुफ्त में दी जाती है। यानी कि अगर जो एफआईआर है वो मौखिक रूप से बताई गई है, यानी कि जो शिकायतकर्ता अगर अनपढ़ है या लिख नहीं सकता है, ठीक है, तो वो पुलिस को मौखिक रूप से बता सकता है घटना के बारे में, पुलिस वाला उसको लिख लेगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको सुनाएगा, ठीक है। देन आप उस पर हस्ताक्षर करोगे, फिर वो आपको एक कॉपी देगा एफआईआर की। देन वो अपने पास ओरिजिनल रखेगा और आपको एक कॉपी देगा, यानी कि प्रतिलिपि, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। थाने के भारसाधक अधिकारी की भूमिका। एफआईआर में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी कांस्टेबल से ऊपर की रैंक के अधिकारी को पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भारसाधक अधिकारी कौन होता है थाने का, वो कहा गया है, यानी कांस्टेबल से ऊपर की रैंक वाले अधिकारी को भारसाधक अधिकारी माना गया है यहाँ पे। अतः धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध के संदर्भ में की जाने वाली रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से निम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं की जा सकती, ठीक है। साथ ही यदि थाना भारसाधक पुलिस थाने में अनुपस्थित है तो प्राथमिक यानी कि एफआईआर हेड कांस्टेबल द्वारा लिखा जा सकता है, परंतु हेड कांस्टेबल की अनुपस्थिति में इत्तिला थाने का कांस्टेबल नहीं लिख सकता। आया समझ? तो जो एफआईआर है संज्ञेय मामलों में उस शक्ति किसके पास होती है उसको लिखने की, ये थाना भारसाधक अधिकारी को। ये कौन होता है, कांस्टेबल से ऊपर की रैंक वाले अधिकारी जो होते हैं वो भारसाधक होते हैं, वो लिख सकते हैं। अगर वो नहीं होंगे थाने में तो उसके बाद जो लिख सकता है वो है हेड कांस्टेबल, ठीक है। और अगर हेड कांस्टेबल नहीं है थाने में तो नॉर्मल जो कांस्टेबल है वो एफआईआर नहीं लिख सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एफआईआर को तत्काल मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना। संज्ञेय अपराध के मामलों में एफआईआर को मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल भेजने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन असंज्ञेय आपराधिक मामलों में एफआईआर को तत्काल मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाता है। धारा 157(1) में प्रयुक्त तत्काल शब्द स्पष्ट दर्शाता है कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर प्रथम विवरण रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने अविलंबित अग्रेषित कर दिया जाए, ठीक है। यानी बिना किसी देरी के उसको मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाए। एक गैर संज्ञेय यानी कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस को जांच के लिए मजिस्ट्रेट आदेश की आवश्यकता होती है और गिरफ्तारी के लिए वारंट भी लेना पड़ता है। इसलिए एफआईआर को तत्काल मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना आवश्यक हो जाता है ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे हमने समझा कि क्यों मजिस्ट्रेट के सामने भेजना एफआईआर क्यों ज़रूरी होता है असंज्ञेय मामलों में, ठीक है। अब समझते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का साधारण अर्थ ये होता है कि एफआईआर किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकती है जिसका अभिलेखन किसी भी थाने के अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार की एफआईआर को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी गई है, परंतु बलात्कार जैसे घोर घिनौने मामलों में इस प्रकार के एफआईआर को मान्यता दी गई है। अतः वह अधिकारी प्रारंभिक सूचना को रजिस्टर करके मामले को संबंधित थाने में अग्रेषित कर देता है। तो ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली जो जीरो एफआईआर है उसका बेसिक अर्थ क्या निकलता है, मतलब ये है क्या। तो जैसे कोई घटना घटती है एक क्षेत्र में, तो जो शिकायतकर्ता होता है वो अपनी एफआईआर कहाँ लिखवाता है, उसी क्षेत्र में लिखवाता है ना जिस क्षेत्र में वो घटना हुई है। ठीक है, तो ये तो नियम ही है कि जहाँ पे घटना होगी उसी क्षेत्र के थाने में एफआईआर लिखवाई जाती है। लेकिन जो जीरो एफआईआर का प्रावधान है, ये जीरो एफआईआर जो है ये किसी भी क्षेत्र में एफआईआर कराई जा सकती है। ठीक है, मतलब अगर क्षेत्र ए में कुछ घटित हुई है, तो जो शिकायत करता है घटना ए का, वो घटना ए के थाने में ना जाकर क्षेत्र बी में जो थाना है उसमें जाकर वो रिपोर्ट लिखवाता है, तो वो जीरो एफआईआर के अंदर आती है। ठीक है, तब जो क्षेत्र बी का जो वो है, ये थाना प्रभारी, वो क्या करता है, उसकी रिपोर्ट तो वो लिख लेता है, एफआईआर जो भी बेसिक जानकारी होती है उसको फिर क्षेत्र ए के जो थाना प्रभारी उसको भेज देता है। ठीक है, फिर आगे वो करते हैं कंटिन्यू केस को। तो ये जीरो एफआईआर मतलब होता है। ठीक है, बेसिक वो मैंने बता दिया कि जीरो एफआईआर होता क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अतः अधिकांश मामलों में एफआईआर उसी थाना क्षेत्र द्वारा अभिलिखित की जाती है जिस थाना क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है। इस एफआईआर का उपयोग अत्यंत विरल मामलों में ही किया जाता है, यानी कि बहुत कम मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है जीरो एफआईआर का। अतः उपयुक्त चरणों से होकर एक एफआईआर को लिखित व आगे न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है। यानी कि जो चार मैंने बताया ना अभी 4 पॉइंट, ये सब एफआईआर दर्ज करने और कराने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि ये चारों पॉइंट: अन्वेषण का प्राथमिक चरण, एफआईआर को तत्काल मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना, थाने के भार साधक अधिकारी की भूमिका, जीरो एफआईआर। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ। तो ये चरण है मतलब एफआईआर के, इसी में डिटेल्स वगैरह आएंगी। ठीक है, जो मैंने पहले बताई थी क्या डिटेल्स होनी चाहिए एफआईआर में, वो भी इसी में ही आएंगी। अब हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कुछ जरूरी प्रावधान। इसका भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार इसको जॉइंट करके दे दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कुछ जरूरी प्रावधान बताइए वगैरह वगैरह। तो आइए करते हैं ये भी। एफआईआर से संबंधित कुछ प्रावधान या कहें तो कुछ सीमाएं तय की गई हैं जो निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तो अगर संज्ञेय अपराध है तो थानाध्यक्ष को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर को एक प्रति लेना शिकायतकर्ता का अधिकार है, यानी कि एफआईआर की एक प्रति लेना यानी कि कॉपी लेना शिकायतकर्ता का अधिकार है। संज्ञेय अपराध की स्थिति में सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह संबंधित व्यक्ति को उस सूचना को पढ़कर सुनाए और लिखित सूचना पर उसका हस्ताक्षर कराए। ठीक है, एक एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं लिख सकता और ना ही कोई भाग हाईलाइट कर सकता है। एफआईआर की कॉपी पर पुलिस स्टेशन की मोहर व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में यह भी दर्ज करेगा कि सूचना की कॉपी आपको यानी कि जो शिकायत करता है उसको दे दी गई है या नहीं। अगर थाना अध्यक्ष सूचना दर्ज करने से मना करता है तो सूचना देने वाला व्यक्ति उस सूचना को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या मिलकर क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त यानी कि जो पुलिस का जो वो है हेड है को दे सकता है, जिससे उच्चायुक्त पुलिस उचित कार्यवाही कर सकता है। अगर एफआईआर कराने वाले व्यक्ति की मामले की जांच पड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इस एफआईआर को मृत्युकालिक कथन यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन की तरह न्यायालय में पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 प्रावधान थे। ये तो आपको मतलब पढ़ के रट लेने चाहिए, ये तो पक्का आता है इसका क्वेश्चन। तो अतः भारत की दंड संहिता प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के हनन होने की स्थिति में शिकायत करने की सुविधा प्रदान करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस को संज्ञेय अपराधों की सूचना देने का अधिकार है। तो वहीं पुलिस का
प्रथम कर्तव्य है कि वो प्रथम सूचना रिपोर्ट को रेखांकित कर उस पर कार्रवाई करे। ठीक है, ये छोटा सा आपका निष्कर्ष हो गया क्वेश्चन का। तो ठीक है, ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन तैयार बन के। जो मैंने कराया है ये मैंने आपको ये असाइनमेंट के प्रोस्पेक्टस से भी कराया है और मैंने एग्ज़ाम के फॉर्मेट से भी कराया है। ठीक है, देखो जैसे असाइनमेंट इसी पे मिलता है FIR पे, तो आप ये सब कुछ लिख सकते हैं, ये इनफ है, बहुत कुछ है ये। और अगर वहीं ये जो है टॉपिक ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपको पहले तो भाई FIR के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये भूमिका लिख देना आप। ठीक है, भूमिका लिख दोगे, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये नीचे वाला लिख देना है FIR दर्ज करते समय महत्वपूर्ण बातें, यानी कि क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। ये तो आप कर भी लोगे याद, ये तो मैंडेटरी है। देन उसके बाद ये FIR दर्ज करने कराने की प्रक्रिया है ना, तो इसमें अन्वेषण का प्राथमिक चरण, मतलब आपको पॉइंट तो याद होना चाहिए इसमें कि क्या क्या आपको लिखना है, वो भी याद होना चाहिए कि क्या क्या इसमें लिखनी है हमें चीज़ें। फिर थाने के भारसाधक अधिकारी की भूमिका, ये भी थोड़ा लिख दोगे आप। FIR को तत्काल मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना, ये भी थोड़ा सा लिख दोगे। ठीक है, और 0 FIR ये भी थोड़ा थोड़ा लिखो। तो असाइनमेंट में आप सेम टू सेम लिख सकते हो इतना भर भर के, लेकिन एग्ज़ाम में मतलब थोड़ा कम लिखना है, इससे हर पॉइंट में थोड़ा थोड़ा कम लिखो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है समय कम होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी करने होते हैं हमें, इसलिए। और बाकी अगर देखो एग्ज़ाम के क्वेश्चन में ये लग कर आ जाए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कुछ ज़रूरी प्रावधान भी बताइए, तो आपको ये प्रावधान लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, 5-6 हैं, लिख देना आराम से, वरना अगर नहीं लिखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। मगर आपको अगर बड़ा बनाना है आंसर तो आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। ठीक है, और बाकी ये छोटा सा निष्कर्ष नीचे ये भी आप देख लो, यही लिख देना, ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन, फिर बीच के जो होता है कंटेंट, फिर लास्ट में कंक्लूजन हो तो सही लगता है क्वेश्चन का आंसर। मतलब चांसेस होते हैं कि हाँ अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें। और कंटेंट तो आप लिखना ही अच्छा, जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा सही कंटेंट है। ओके, सो दैट्स फॉर इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा जानकारी से भरी होगी। अपने कोर्स से संबंधित प्रश्न उत्तर और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड विद डाउट इरेजर, शेयर योर व्यू, बेलो कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।